हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड सेपरेशन वेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है उसको भी समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर, जिसका दूसरा नाम है लोकेशन वेक्टर, ये किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताता है स्पेस में। ये किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताता है स्पेस में। कैसे बताता है देखिए, जैसे मान लेते हैं आप रूम में बैठे हुए हैं। कहाँ पे बैठे हुए हैं? रूम में। इस तरीके से आप बैठे हुए हैं और आपके रूम में एक मॉस्किटो उड़ रहा है, मच्छर उड़ रहा है आपके रूम में। यहाँ पे मच्छर उड़ रहा है आपके रूम में। तो आप उस मच्छर की लोकेशन को कैसे बताएंगे? आप उस मच्छर की लोकेशन आप बताएंगे, आप कहेंगे कि सर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ये तीन एक्सिस हो गए। हमारा एक्स से मान लेते हैं इतनी दूरी पे मच्छर है, वाई से हमारा इतनी दूरी पे है और जेड से इतनी दूरी पे है। तो एक्स वाई जेड से आपने मेजर करके उस मच्छर की लोकेशन को बता दिया। तो इस तरीके से हमारा पोजीशन वेक्टर को हम काम करता है। जैसे आपने लोकेशन को बताया तो इसको आप ओरिजिन से ऐसे मिला देंगे। इसको कहाँ से मिला देंगे? आप ओरिजिन से मिला देंगे। और यही ओरिजिन से जो हमारा निकल के आता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। आपने क्या किया? एक्स से मेजर किया। इस पॉइंट पी को आपने किससे मेजर किया? एक्स से मेजर किया ऐसे, वाई से आपने मेजर किया ऐसे, जेड से मेजर किया ऐसे। इस तरीके से मेजर किया। फिर उसके बाद जहां पे पॉइंट आया हमारा, जहां पे लोकेशन आई, उसको आपने ओरिजिन से मिला दिया। और यही ओपी जो है, यही हमारा क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और इसको आप लिखते क्यों कैसे हैं? तो आप इस तरीके से लिखते हैं ओपी वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है। आर वेक्टर, आर वेक्टर हमने माना है इसको, पोजीशन वेक्टर को। तो इसको आप एक्स एक्स की तरफ जा रहे हैं तो एक्स आई कैप। आई कैप क्यों लेते हैं? एक्स की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो डायरेक्शन भी तो देखना है, तो डायरेक्शन के लिए आई कैप। वाई की तरफ जा रहे हैं तो वाई की तरफ जो डायरेक्शन होता है उसको हम जे कैप से लिखते हैं, और जेड की तरफ जो डायरेक्शन होता है के कैप से। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए, जो पोजीशन वेक्टर की लेंथ होती है, यहाँ पे जो लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। डिस्टेंस कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड का। वेक्टर कैसे होगा? वेक्टर इस तरीके से होगा, जो डायरेक्शन जो होगा पोजीशन वेक्टर का, वो एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखिए, आप एंगल कुछ बना रहा है ना, तो एंगल से ये चेंज होता रहेगा ना इसका लोकेशन। जैसे 45 डिग्री पे है तो अलग लोकेशन पे होगा, 60 डिग्री पे अलग, 90 पे एकदम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल जो है इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर हुआ, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है यानी कि डिस्टेंस है, और डायरेक्शन दोनों है। तो पोजीशन वेक्टर आपने समझा इजीली तरीके से। और पोजीशन वेक्टर हम लोग कहाँ से लेते हैं? ओरिजिन से ही लेते हैं, इस तरीके से। तो पोजीशन वेक्टर क्लियर है। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को और ज़्यादा समझते हैं थोड़ा सा, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझते हैं। देखिए, पोजीशन वेक्टर जैसे यहाँ पे पॉइंट पी की लोकेशन को बता रहा है। अगर कोई पॉइंट क्यू है तो क्यू की लोकेशन को भी बता सकता है। तो ओ क्यू भी हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, ओपी भी हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। यहाँ पे हमने एक ही पोजीशन वेक्टर लिया था, ओपी। आप बहुत सारे पोजीशन वेक्टर को बता सकते हैं ओरिजिन से, बहुत सारे पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो पोजीशन वेक्टर ले लिया है, ओपी और ओक्यू। ठीक है, इसको आर वेक्टर मान लीजिए, इसको आर डैश वेक्टर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों पोजीशन वेक्टर हो गए। और ये पी और क्यू क्या है इसको हम जानेंगे। पी क्यू तो पोजीशन वेक्टर नहीं है ना। पोजीशन वेक्टर जो होता है जो ओरिजिन से होता है, तो ये पी क्यू हमारा पोजीशन वेक्टर नहीं। तो ये क्या है इसको देखते हैं। सपोज दैट द पोजीशन ऑफ द बॉडी पी एंड क्यू, दो बॉडी है पी और क्यू, जिनका टाइम टी1 पे और टी2 पे हमने क्या लिया है? मान लेते टी1 टाइम पे पी पे है पोजीशन, और टी2 टाइम पे क्यू पे है। विच इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है बॉडी इस तरीके से। तो हमारा टी1 टाइम पे पी पे है और टी2 टाइम पे क्यू पे है। मान लेते हैं यहाँ से टी1 टाइम पे है, फिर चल के कुछ देर बाद में टी2 टाइम पे क्यू पे पहुंच चुका होगा। तो ये बहुत ईजी चीज है। अब यहाँ पे जो लाइन ज्वाइन कर रहा है पी और क्यू को, उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? कि टाइम के साथ में कोई पार्टिकल ऐसे चेंज करता रहे, बढ़ता रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि टी1 से टी2 टाइम पे आ गया है इसने कुछ दूरी तय करके। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया हमारा पी क्यू। विद ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ आर कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू। और हमारे जो पी और क्यू से जो है वो, उसको हम ओरिजिन से, उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? जो दो पोजीशन वेक्टर के बीच में हमारा डिफाइन होता है, इस तरीके से, जो दो पोजीशन वेक्टर के बीच में डिफाइन होता है। तो इसको और समझते हैं, फिर सेपरेशन वेक्टर भी समझेंगे। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो पी और क्यू का है वो ओपी और ओक्यू है। हमने ओपी और ओक्यू रिप्रेजेंट किया है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? पी क्यू वेक्टर लिखेंगे। और पी क्यू वेक्टर जो होगा वो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसकी वैल्यू आप निकालेंगे आर डैश माइनस आर से, आर डैश माइनस आर से। अब ये कैसे निकालते हैं भाई? बहुत ईजी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। पी क्यू को आर डैश माइनस आर ही क्यों किया गया है, आर माइनस आर डैश क्यों नहीं किया गया, ये आप समझिए पहले। देखिए, पी क्यू है,
क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ क्यू, मतलब आर डैश है ना, तो ओ क्यू आ रहा है। फिर उसके बाद में ओ पी आ रहा है। तो पी क्यू यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो जब लास्ट में क्यू आता है तो आप कौन सा पोजीशन वेक्टर लेते हैं, लास्ट में जो यहाँ पे आता है लेटर, आप वही वाला पोजीशन वेक्टर पहले लेते हैं। वही वाला पोजीशन वेक्टर आप क्या लेते हैं, पहले लेते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू आया है तो लास्ट में क्या आया है, यहाँ पे क्यू आया है। क्यों क्यू क्यू आया है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ क्यू। तो ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ये ट्रिक है याद करने का, आप याद भी कर सकते हैं, ऐसे समझ भी सकते हैं, एरो को देख के भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने समझा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने समझ लिया है, पोजीशन वेक्टर का पॉइंट ऑफ डिवीजन भी एग्जाम में आता है, तो उसको भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे दो पोजीशन वेक्टर हमने लिया है, ओ ए और ओ बी, दो पोजीशन वेक्टर लिया है, और उसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ये हम जानते हैं। अगर हम इसको बीच में डिवाइड कर दें, यहाँ पे डिवाइड कर दें कोई और पोजीशन वेक्टर ओपी से, तो ये कुछ रेशियो में डिवाइड होगा ना, एम रेशियो एन। हो सकता है बराबर में डिवाइड हो जाए, आधा आधा डिवाइड हो जाए, हो सकता है आधा आधा ना डिवाइड हो। अगर बराबर में डिवाइड होगा तो हम कहेंगे 1:1 में डिवाइड हो रहा है ये एपी और पीबी। ओपी ऐसा जो वेक्टर है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है। अब वो बराबर में भी कर सकता है या बराबर में नहीं कर सकता है, वो फॉर्मूले के हिसाब से हम समझेंगे। तो हम मान लेते हैं M/N में डिवाइड कर रहा है इसको। तो हमने क्या माना है, ए और बी दो पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पे माना है इस तरीके से, और ए एंड बी जो है हमारे क्या है, वो डिफाइन है इस तरीके से। ओ ए और ओ बी जो पोजीशन वेक्टर डिफाइन है। इफ द पाथ ए बी इज डिवाइडेड बाय द पोजीशन वेक्टर, ए बी को अगर हम डिवाइड कर दें पोजीशन वेक्टर जो हमारा ओपी है M/N में, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, P के लिए, P के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, तो हमारा आएगा NA प्लस एम बी। क्या आएगा, NA प्लस एम बी बाई एम प्लस एन। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ये सब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई टफ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग P पॉइंट का निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट रिफर टू द ओरिजिन ORAA। देखिए ओरिजिन से जो A की तरफ आ रहा है उसको हमने A वेक्टर माना है, कोई दिक्कत नहीं है, और B की तरफ आ रहा है उसको हमने B वेक्टर माना है, स्मॉल b वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक उसी तरीके से P की तरफ जो आ रहा है उसको हम क्या मानेंगे, स्मॉल p वेक्टर। तो पॉइंट डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो M/N, M/N में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी जो है हमारा M/N होगा। M/N में डिवाइड कर रहे हैं तो M/N लिख सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो NAP इज इक्वल टू MPB हो जाएगा। और वेक्टर में ये दोनों वेक्टर है ना, तो वेक्टर का साइन भी तो लगाएंगे आप, तो MPB इस तरीके से वेक्टर हमने लगा दिया दोनों के ऊपर। अब आगे का डेरिवेशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। आगे का डेरिवेशन यहाँ पे समझ लेते हैं। ये देखिए आगे का डेरिवेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा AP को हम क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि लास्ट में जो वाला लेटर रहता है वही से आप माइनस करते हैं। तो NOP माइनस OA कर देंगे, N यहाँ पे OP माइनस OA, OA माइनस OP नहीं करेंगे, OP माइनस OA करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा OP माइनस OA, ठीक है। तो NOP माइनस OA हमारा क्या हो गया, AP के जगह पे हो गया है, और PB के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे B लास्ट में आ रहा है तो OB माइनस OP हो जाएगा। NOP को हमने क्या माना था, P वेक्टर माना था, तो P वेक्टर लिख देंगे। और OA को हमने क्या माना था, A वेक्टर माना था, तो A वेक्टर लिख देंगे। इज इक्वल टू M, OB को हमने B वेक्टर माना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और OP को हमने क्या माना था, P वेक्टर माना। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। तो NPA माइनस A इज इक्वल टू MBP माइनस P। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लेकर आइए सॉल्व करने के बाद में, तो यहाँ हो जाएगा N प्लस M, क्या हो जाएगा N प्लस M P, और इसको इस तरफ ले जाइए A वाले टर्म को, तो यहाँ पे हो जाएगा NA प्लस MB। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे NA प्लस MB यहाँ पे है, और इसको N प्लस M को नीचे भेज दीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये रेशियो आ गया P का कोऑर्डिनेट, जो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस कराया था। अगर 1 बराबर में डिवाइड कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, A प्लस B/2। क्लियर है, तो ये हमने समझ लिया है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ये हमने क्या समझा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को थोड़ा सा और समझते हैं, फिर उसके बाद में सेपरेशन को समझेंगे, फिर और ज़्यादा समझेंगे। इफ एनी वेक्टर स्टार्ट्स एट पॉइंट P X Y Z, अगर कोई वेक्टर x1 y1 z1 से स्टार्ट हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 z1 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है x2 y2 z2 पे, तो उस वेक्टर को PQ को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब क्या है कि यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है कोई पॉइंट से, और कोई पॉइंट पे आके ऐसे ख़त्म हो रहा है। कोई पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ स्टार्ट मूव करना, और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो इनका जो लेंथ आया है, इनका जो डायरेक्शन आया है, उसको मिला के हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, क्योंकि इसका लेंथ भी कुछ हुआ, यहाँ से यहाँ चल के आया है, और किस तरफ चल के गया है तो डायरेक्शन भी हो गया। दोनों चीज़ होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हमारा PQ को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, यहाँ पे अगर x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, तो इसमें से इसको आप घटाते हैं तो आपको दूरी पता चल जाती है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप,
क्योंकि x की तरफ गया है तो आई कैप, और यहाँ पे y2 माइनस y1 जे कैप हो जाएगा, z2 माइनस z1 के कैप हो जाएगा। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमने आपको बताया था किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो क्या करते हैं, अंडर रूट करके यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस तरीके से प्लस करके स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरीके से वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू आ जाती है। डायरेक्शन अलग चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड अलग चीज़ होती है। तो ये इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझते हैं थोड़ा डिटेल में, फिर उसके बाद सेपरेशन वेक्टर जानेंगे। तो डायरेक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की? यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर किसको बताता है? डायरेक्शन को। कैसे बताता है? देखिए, जैसे हमने लिखा कोई आर, जैसे हमने कोई लिखा आर वेक्टर, तो आर वेक्टर में दो चीज आता है, एक उसका मैग्नीट्यूड आता है और एक उसका डायरेक्शन आता है। तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के ही क्या बनता है? वेक्टर बनता है। तो आर वेक्टर जब बना तो उसका आर मैग्नीट्यूड यानी मान लेते हैं 5 मीटर कुछ आया होगा, आर कैप उसका डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स की तरफ है तो आई कैप मान लेते हैं इस तरीके से। तो 5 आई कैप मिल के ही हमारा वेक्टर बनता है। तो वैसे ही आर वेक्टर जो है वो आर कैप मिल के बनता है, ठीक है। तो ये आर कैप ही डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन। आर कैप इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है हमारा, मॉड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो हम आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर। ये सब बहुत बेसिक चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। ये मान लेते हैं कोई वेक्टर है हमारा 3 डायमेंशन में आर वेक्टर को। अब इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, और ये हमारा मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को सिंपल आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक्स को आर से डिवाइड करिए तो ऐसे हो जाएगा, वाई को आर से करिए, जेड को आर से करिए, क्योंकि तीनों को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे एक्स बाई आर के जगह पे आप एंगल कॉस अल्फा बराबर लिख सकते हैं, वाई बाई आर को कॉस बीटा लिख सकते हैं, और जेड बाई आर को कॉस गामा लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा है मैंने आपको बता देता हूँ। देखिए, ये लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। कैसे लिखते हैं इसको, देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक ऐसे लिया, एक सिस्टम ऐसे लिया, ये एक्स है और ये वाई है, और यहाँ पे कोई वेक्टर को ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर हमारा कुछ एक्स से भी गया होगा, कुछ वाई से, एक्स पे कुछ चला, वाई पे कुछ चला। इस वेक्टर को आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर। और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये एक्स दूरी पे गया है, ये वाई दूरी पे गया है, तो ये वाई है तो इसके सामने वाला भी वाई हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में आप लगा दीजिए क्या, आप लगा दीजिए साइन कॉस, जो भी है लगा दीजिए। तो यहाँ पे कॉस थीटा लगा देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा एक्स, बेस हमारा एक्स है, हाइपोटेनस है आर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, और कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर एक्स बाई आर हो जाएगा। सिंपल है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी है तो कॉस थीटा बराबर एक्स बाई आर हो गया। तो सिंपल, यहाँ पे भी आप नहीं समझ सकते, कॉस अल्फा बराबर एक्स बाई आर, 3 डायमेंशन में है तो इसका भी एंगल, इसका भी एंगल। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। अल्फा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई आर, बीटा बराबर कॉस इनवर्स वाई बाई आर, गामा बराबर कॉस इनवर्स जेड बाई आर। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। इसको भी आप एग्जाम में लिख के आना। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेपरेशन वेक्टर को। किसको डिस्कस करते हैं, सेपरेशन वेक्टर को, वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सेपरेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में थोड़ा सा ही फर्क है, इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो सेपरेशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विच स्पेसिफाई बोथ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द सोर्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सोर्स। ये सब बहुत ही खतरनाक डिफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैं ईजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा एक्स वाई है, मान लेते हैं एक्स वाई, चलिए मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सेपरेशन वेक्टर को डिफाइन करना, तो कैसे, ये ओ ए क्या है आप बताइए, पोजीशन वेक्टर। ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से कोई वेक्टर को डिफाइन कर दो, वो पोजीशन वेक्टर होता है। अब यहाँ पे ए बी जो है हमारा कोई वेक्टर बना है, तो आप कह देंगे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब कहेंगे, जब ए से पार्टिकल बी पे मूव होके आ रहा है, तब आप कहेंगे कि ये ए बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। लेकिन इसी को हम सेपरेशन वेक्टर कब कहेंगे, जब ए ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और बी ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। ये दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ए और बी। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, तो ये दो ऑब्जेक्ट ऐसे रुके रहेंगे। तो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना सेपरेशन है, उसी को कहते हैं सेपरेट वेक्टर, सेपरेशन वेक्टर। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना सेपरेशन, उसी को कहते हैं सेपरेशन वेक्टर। और अगर ये एक ही ऑब्जेक्ट होता तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता, क्योंकि वो मूव होकर फिर यहाँ पे आ रहा है ना, ए पे था पॉइंट, फिर मूव होकर बी पे आ गया, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। सेपरेशन वेक्टर दो ऑब्जेक्ट के बीच का वेक्टर। क्लियर है।
जिसमें डिस्टेंस भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, सोर्स से पॉइंट पे जहाँ से ले रहे हैं, जहाँ पे एंड कर रहे हैं तो सोर्स से पॉइंट का, वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द फील्ड इज कॉल्ड सेपरेशन वेक्टर। सेपरेशन वेक्टर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड बी रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशन और चेंज इन पोजिशन। उनका मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच के ये सेपरेशन को बताएगा। अब यहाँ पे सेपरेशन वेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। एस को हम क्या लिख सकते हैं भाई, आर माइनस आर डैश, ये हमारा नीचे वाला वेक्टर है, इस तरीके से आर माइनस आर डैश हम लिख सकते हैं ऐसे। फिर मॉड एस को हम यानी मैग्नीट्यूड ही सिर्फ निकालना चाहते हैं तो आर माइनस आर डैश लिख सकते हैं ऐसे। आप कुछ भी ले लीजिए, इसको आर डैश मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, डिनोट करने पे है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर हो जाएगा एस कैप इज इक्वल टू वेक्टर एस बाई मॉड एस। यूनिट वेक्टर का लिखने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है भाई, ये देखिए आर कैप है तो आर वेक्टर बाई मॉड आर हो जाएगा, तो एस कैप बराबर क्या हो जाएगा, एस वेक्टर बाई मॉड ऑफ एस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एस। अब यहाँ पे एस जो है हमारा आर माइनस आर कैप आर डैश है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे एस को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम मान ले एक को एक्स वाई जेड है, एक कोऑर्डिनेट हमारा ए का मान लेते हैं, ए का हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। यहाँ पे x1 y1 z1 हमने नहीं लिया, एक्स वाई जेड मान रहे हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंस रहे, सेम टू सेम ना दिखे आपको, क्योंकि पिछले में हमने x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो यहाँ पे x माइनस एक्स डैश हो जाएगा। एक्स कैप भी लेते हैं भाई डायरेक्शन के लिए, जैसे आप आई कैप लेते हैं ना वैसे ही एक्स कैप लेते हैं एक्स की तरफ डायरेक्शन, वाई कैप लेते हैं वाई की तरफ की डायरेक्शन, जेड कैप लेते हैं जेड की तरफ डायरेक्शन को। आई जे के भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड कैप भी ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वाई माइनस वाई डैश वाई कैप प्लस जेड माइनस जेड डैश जेड कैप। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। फिर इसका यूनिट वेक्टर, आप इसको वेक्टर को ऊपर रखिए और इसको नीचे रखिए, तो इस तरीके से हमारा सेपरेशन वेक्टर भी क्लियर होता है। अब सेपरेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या डिफरेंस है इसको मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आप समझिए डिफरेंस को। डिस्प्लेसमेंट और सेपरेशन वेक्टर में क्या है, ये हमारा चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक पोजीशन हमारा यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है उसको बताता है डिस्प्लेसमेंट। और ये सेपरेशन वेक्टर जो है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और दो पॉइंट के बीच का, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है जो आपकी पता है इनिशियल और फाइनल में, तब उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये कैन बी बिटवीन एनी टू पॉइंट, नॉट लिमिटेड टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये किसी भी दो पॉइंट के बीच आप ले सकते हैं। केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं लेते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ आके, नहीं, आप इनके बीच का सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन, किसी के बीच का भी ले, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। ये हमारा दो पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब कौन सा आप ले रहे हैं दो पॉइंट उस पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट को डिस्क्राइब करता है, सेपरेशन हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना रखते, कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।